वो कहते हैं ना कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ। मैं जुड़ा हूँ आरजे सलीम रेडियो द्रास के साथ। और जैसे हमारे अलग अलग पॉडकास्ट, अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, ख़ासकर एजुकेशन को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, या अलग अलग पॉडकास्ट रेडियो द्रास 90.4 की कोशिश रहती है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सजाद साहब, जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले सर आज की बात करें, ख़ासकर एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं सर हमारे व्यूअर्स को, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सजाद हुसैन है, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस एट जीडीसी द्रास सर। एंड इस डिपार्टमेंट में मैं पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले एज लेक्चरर भी मैंने 4-5 साल काम किए हैं सर। इन एडिशन टू दैट कुछ एडिशनल असाइनमेंट्स भी है मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जैसे मैंने कॉलेज जीडीसी द्रास ज्वाइन किया, तो मैंने अपना एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए स्पेशली यूथ्स पे काम करना मैंने अपना फ़रीज़ा समझा। तो उसके लिए प्रिंसिपल सर के साथ मिलकर मैंने कोशिश किया कि यहाँ क्यों ना एनसीसी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह से रंग लाई और हमारे पास आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में एनसीसी भी है। तो अभी मैं एज सीटीओ काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद फिर एएनओस का भी तो कोशिश कर रहे हैं हम कि यूथ्स पे काम करें सर। बहुत खुशी है सर कि आप द्रास के होके आज यहाँ पे द्रास में डिग्री कॉलेज द्रास में सर्विस दे रहे हैं। खासकर अगर आज की बात करें सर, जो हमारा सेगमेंट रहता है अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, तो किस तरह का रोल आप, जैसे आपने कहा कि यूथ्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, बात करें अगर यूथ का क्या रोल रहता है सर एक नेशनल बिल्डिंग के अगर हवाले से बात करें तो? यकीनन किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, जो स्टैमिना जिसे हम कहते हैं, वो यकीनन हमारे यूथ्स में होता है। अब एक्चुअली यूथ्स हम किसे कह सकते हैं? यूथ्स की अगर बात करते हैं तो सिर्फ हम एक क्रोनोलॉजिकल एज में जो फॉल करता है, 18 ईयर्स प्लस 40 तक या 36 तक, उसको अगर हम डेजिग्नेट करेंगे एज यूथ, तो शायद मेरे हिसाब से जो मेरा परसेप्शन है शायद गलत होगा। क्योंकि यूथ्स में एक चीज़ होना चाहिए, सबसे पहले जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आता है, सबसे पहले मस्ट है कि उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहे, खुद का एक पर्टिकुलर स्टीयरिंग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर किसी इंडिविजुअल में होगा तो शायद हम कह सकते हैं कि ये ही इज़ ए यूथ। अदरवाइज अगर हम आइडियोलॉजिकली देखेंगे तो एक क्रोनोलॉजिकल एज में कोई शख्स जो 60 पे पहुंचा है, 50 पे पहुंचा है, उसके पास भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस शख्स के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल में रियल ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो यूथ्स हम कहेंगे, जिसके पास आइडिया होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ रिलेंट होगा, और ये सब चीज़ें अगर एक उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के इंडिविजुअल में है और उसमें एग्जीक्यूशन करने की पावर है, साथ में अगर डिटर्मिनेशन है, उसमें विल पावर है, तब कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं कि ही इज़ ए यूथ। एंड फिर वो प्ले करेगा आपके नेशन बिल्डिंग या बाकी सेक्टर्स या सेगमेंट्स में। सर बहुत अच्छा कहा सर कि एक यूथ के अंदर खासकर मोटिवेशन, एक पावर होना चाहिए, या उसका अंदर कुछ चाह होनी चाहिए। खासकर इसी पे बात करें सर, स्किल डेवलपमेंट एक यूथ के अंदर ये भी होना चाहिए। तो आप किस तरह हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं 90.4 एफएम के माध्यम से, तो कैसे हम उसको समझा सकते हैं सरल अल्फाजों में? स्किल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं आपके डिग्री कॉलेज द्रास में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लेवल में? यकीनन मैं थोड़ा सा 1 मिनट का हिस्ट्री बताना चाहूँगा सर। एक एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हुआ था बहुत पहले लद्दाख यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है। मैं एज फैकल्टी गया था, डॉक्टर जावेद नकी सर एज प्रिंसिपल इंचार्ज गए थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ एडवोकेसी की थी कि सर हम थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली सबको, तो साथ में हमारे पास एक स्किल सेक्टर होना चाहिए। ये मैंने अपना रिकमेंडेशन बहुत पहले रखा था। बिल्कुल।
तो शायद कहीं न कहीं आज वही चीज़ें हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं। जैसे हमारे कॉलेज की बात करते हैं तो पिकल मेकिंग है, जो अभी बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ को प्रोपेगेट भी करने जा रहे हैं, सोसाइटी में लेके आ रहे हैं, कम्युनिटी लेवल में लेके आ रहे बिल्कुल, हैं, जिसका बिल्कुल। हमें एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन भी हमें अभी डिग्री मिल कॉलेज रहा को है। मिला है। हाँ, बहुत बिल्कुल वो फॉर्च्यूनेट बात है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ हमारा हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग का भी है, क्योंकि आज दौर ऐसा है, एरा ऐसा है कि सिर्फ आपके पास एक थियोरेटिकल नॉलेज हो, आपके पास बहुत सारे डिग्रीज हो, तो आप कामयाब नहीं है। आपके पास उस डिग्री को लेकर कैसे आप स्किलफुली अपने जो इन्फॉर्मेशन से जो नॉलेज आपने गेन किया है, उस इन्फॉर्मेशन को ग्राउंड लेवल पे कैसे रियलिटीज़ में आप स्किलफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ एक। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, हम सीधा स्किल सेक्टर में जाएंगे तो ओबियसली हमारे पास बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड बहुत सारे स्किल कोर्सेज होते हैं। जैसे द्रास में हमारे पास, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारे पास पिकल मेकिंग पिकल का है। मेकिंग है। ये बच्चों को एक इंफॉर्मेशन देने के साथ, एक डिग्री देने के साथ, इसको सेल्फ रियलेंट बनाता है, ताकि ये अपना डिग्री करने के बाद इसके पास ऐसे स्किल्स होते हैं कि ये अपना कम से कम लाइवलीहुड को हाँ, या तो ये फुलफिल करे। एज एन इंस्ट्रक्टर डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल। डिफरेंट सेक्टर्स में जाके कम से कम ये नहीं कह सकते हैं आज हमारा यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है, ये कभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तब करेगा जिस यूथ्स ने अपने एनर्जी को यूज करके उस प्राइम टाइम में उसने स्किल ऑब्टेन किया होगा, स्किल हासिल किया होगा, तब तो वो सोसाइटी में जाके कामयाब होगा। इसलिए जो यूथ्स है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, आज दौर ऐसा है कि आपके पास एक साइड वाइज एक स्किल होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल। सोसाइटी में एग्जिस्ट कर एक्सेस करें। बहुत अच्छी बात है सर। खासकर आज के दौर में तो 21 सेंचुरी द एज ऑफ साइंस, आज के टाइम में तो हमें स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे स्कीम्स के माध्यम से स्किल को एम्पावर किया जाता है। सर, जैसे आपको बात करें, आपने स्किल के साथ साथ एजुकेशन की बात करें, या एजुकेशनल के साथ साथ आप एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक क्या रोल रहता है एक यूथ में? यकीनी बात है, आपकी बात का वैल्यू तब होगा जब आपके पास एक नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा। वो किसके थ्रू आएगा? ओबियसली एजुकेशन के थ्रू आएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है किसी भी नेशन को अगर ख़राब करना है तो उसके एजुकेशनल सेटअप को ख़राब करे, एजुकेशनल सिस्टम को ख़राब करे। लेकिन किसी कंट्री को, किसी नेशन को अगर हमें ग्रो कराना है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अगर हमें देना है, इम्प्रूव करना है उसके सारे सिस्टम्स, तो हमें वेपन्स से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? ये हमें नॉलेज मिलता है, हमें एजुकेशन से मिलता है। तो सबसे पहले आप ग्राउंड में तभी जाके आपको लोग सुनेंगे, आपको तभी अप्रिशिएट करेंगे, आपके जो भी सबमिशंस होंगे उस एक्सेप्टेंस तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली एजुकेशन से आएगा। वो एजुकेशन भी क्या होना चाहिए? स्किलफुल एजुकेशन होना चाहिए, जो आप कम्युनिटी में जाके, सोसाइटी में जाके डिलीवर कर पाए। ऐसा एजुकेशन अगर आप हासिल करते हैं तो ऑब्वियसली आप तभी सक्सेस है। तो वो सब चीज़ें अगेन कहाँ से आएगा? जब आप एक एजुकेटेड होंगे, जब आप एक ऐसे स्टेज पे आके अपने एजुकेशन को एज ड्रॉप आउट अपने आप को करवाते हैं, तो आपके पास कितना पैसा होगा, कितना नॉलेज, कितना वेल्थ होगा, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आज वेल्थ का नहीं, बल्कि आज आपके इंफॉर्मेशन का, आपके एजुकेशन का वैल्यू है। तो अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करें, और एजुकेट करने के लिए कौन आएगा? घर से हमारे बुजुर्ग लोग निकल के नहीं आएंगे एजुकेशन, अवेयरनेस देने के लिए। तो आपका रोल बनता है, एक यूथ्स का रोल बनता है कि आप सोसाइटी में आप अवेयरनेस दे दें कि एजुकेशन अगर लेते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, एजुकेशन नहीं लेते हैं तो किस तरफ आपका स्टीयरिंग हो सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकता है। और यूथ्स में हमेशा एक चीज़ ये याद रखना है, आपका जो स्पीड है वो मैटर नहीं करता है, आपका डायरेक्शन मैटर करता है। और एजुकेशन भी ले रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं, डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। अगर मे भी आपका स्पीड बहुत तेज़ होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके आपको पता चलेगा आपका जो डायरेक्शन गलत था, इसलिए अपने डायरेक्शन को बिल्कुल सही स्टेयर करें, तभी उसके बाद आप स्पीड थोड़ा सा स्लो भी होगा, करेंगे तो डायरेक्शन, क्योंकि मुकम्मल गोल तक है। डायरेक्शन। सर, खासकर आपने बात की एजुकेशन की, तो इसमें मैं थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह आप बयां करेंगे, और साथ ही साथ एक बच्चे के लिए कैरियर काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इसी के साथ बहुत 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 अच्छी बात कही सलीम साहब। यकीनन
ये चीज़ तो छेड़ना ही बनता है, बिल्कुल छेड़ना बनता था, क्योंकि काउंसलिंग की अगर बात की तो काउंसलिंग बहुत मैटर करता है। मैं रियल लाइक एक एग्जांपल दूंगा अपनी, जो अभी एक कहीं मुझे कॉन्फ्रेंस में किसी सेमिनार में बुलाया था, तो वहाँ भी मैंने शेयर किया था। तो ओबियसली ये चीज़ काउंसलिंग इतना मैटर करता है। एक चीज़ मैं अपनी मिसाल दे दूं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी जोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेस में इंट्रेंसेस दिया था। एक बार मैंने रिजल्ट देखा तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। लकीली फिर किसी पेपर में देखा मैंने कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कुछ टाइम के बाद। तो मेरे पास, मुझे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि कोई वेटिंग लिस्ट भी होता है, वो मैंने लकीली देखा। आज मैं इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर। दिस इज कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट है अदरवाइज। और लास्ट डे में मैंने लकीली देखा है वो भी। तो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, अब काउंसलिंग कहते हैं तो नहीं यार, आज तो क्लास नहीं है, काउंसलिंग सेशन चल रहा है, हम तो भंग करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि काउंसलिंग ही आपको आपका रास्ता बताता है, आपको 12th के बाद कहाँ जाना है, आप कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। हम ज़्यादातर कन्वेंशनल जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हम बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन वाला, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास रेडीली जो अवेलेबल होते हैं, फलाने बच्चे ने क्या लिया, मेरे साथी ने क्या लिया, मैं भी वही चीज़ करूँगा। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक नया पाथ चूज़ करना है। मैं ये आप लोगों को सिर्फ बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। मैं शायद जो मुझे पता है, मैं शायद रास का पहला, मुझे जितना है मैं जानता हूँ कि शायद एनवायरमेंटल साइंस का पहला होगा। तब ऐसा कहा जाता है कि एनवायरमेंटल साइंस तो यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करोगे। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं दूरअंदेशी था कि शायद कहीं ना कहीं जाके ये सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। और इस सब्जेक्ट की भी अगर बात करते हैं सर, आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा गया है कि आप IES बनाओ, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, इस तरह इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज एक बनाओ, ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके वो अलग से एक रिक्रूटमेंट है, वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस को नहीं, आप फील्ड्स देखो, नए नए फील्ड्स देखो, वहाँ से कहाँ जा सकते हो। आप कॉपी करना छोड़ दें, एक प्रॉपर काउंसलिंग। जब भी कोई कहीं से काउंसलिंग करने के लिए आता है, जैसे हम टाइम टू टाइम हमारे डिग्री कॉलेज में भी कभी डॉक्टर शरीफ को लेके आते हैं, कभी किसी DC साहब को लेके आते हैं, तो वो क्या देते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है भाई कहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपको स्टेयर करते हैं भाई, डायरेक्शन बताते हैं। फिर स्पीड आप बाद में पकड़ लेना, पहले डायरेक्शन पकड़ो। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप एक दिन वेस्ट करेंगे, 2 दिन स्टडी ना करें। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर काउंसलिंग सेशन चल रहा है, आप काउंसलिंग सेशन अटेंड करें, ज़रूर अटेंड कीजिए। बिल्कुल सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो पहले ऐसा होता था कि भाई आर्ट्स लिया तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है या आपका एजुकेशन है या कोई और सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में लिया, तो कॉलेज में भी जाके आपको ह्यूमैनिटीज़, वही सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, आपको वही चीज़ पढ़ना है। अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो कहा नहीं, हम क्यों बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अब भाई बच्चा जो भी लेना चाहता है, आर्ट्स से आके साइंस ले ले, साइंस से आके आर्ट्स ले ले, जो भी आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके कुछ इंस्टीट्यूशंस का कुछ थोड़ा सा मजबूरियां हो जाता है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली आपको एक फ्रीडम देता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, 12th में आप का क्या था वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो एक फ्री ऑप्शन देता है, तो रिस्ट्रिक्शंस से ये आपको हटा देता है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे लेटरल एंट्री और लेटरल एग्जिट का एक कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब ये है कि आपने 1 साल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास से पढ़ा, फिर कहीं किसी मजबूरी की वजह से आपके पेरेंट्स कहीं शिफ्ट होना पड़ा, कारगिल चले, अब भाई क्या करेंगे, हम फर्स्ट ईयर तो यहाँ से पढ़ा, बच्चे को यहाँ बैठना है, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, पेरेंट्स उधर, बच्चे उधर, खासकर इस पर्टिकुलर यूथ स्टेज में। तो उसमें एक बिल्कुल भी साफ ऑप्शन है कि आप बिल्कुल भी लेटरल एग्जिट ले सकते हैं, GDC द्रास से लेटरल एंट्री कर सकते हैं, GDC कारगिल में। इसी तरह से कारगिल से अगर वापस आना चाहे पेरेंट्स या किसी मजबूरी की वजह से, तो कारगिल से एग्जिट ले सकते हैं, GDC कारगिल से, और बिल्कुल GDC द्रास में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ये सिर्फ लद्दाख रीजन की बात नहीं है, पूरे वो नेशन में, पूरे इंडिया में आप कहीं भी लेटरल एग्जिट लेके कहीं और लेटरल एंट्री
कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता था, पहले जिस कॉलेज से आपने एडमिशन लिया भाई वहीं से ग्रेजुएशन सारा कर लो। तो ये दो मेन चीज़ें जो एनईपी में आते हैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। बिल्कुल, बहुत खूब सर। बात करें अगर रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग की, तो इसमें हमने बात करें सर अगर इन्वायरमेंट का क्या लीड रोल रह सकता है, और स्किल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह आप इस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे सर? हाँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को ऐसा ना समझे कि सिर्फ जो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं या स्टडीज़ पढ़ते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अवेयरनेस देंगे, वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट बिलोंग टू ऑल। ये मेरा नहीं है। एनवायरनमेंट में हमारे पास एयर वाला कंपोनेंट, वाटर वाला, सॉइल वाला, सारे कंपोनेंट्स आते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो सांस नहीं लेता हो, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो पानी नहीं पीता हो, वो आपका एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। ऐसा कोई शख्स नहीं है, इवन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ की भी बात करते हैं तो जो सॉइल पे डिपेंड नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हम सब को एनवायरनमेंट के बारे में सोचना। अगेन उसमें एनर्जी हमारे पास यूथ्स में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ हमारे पास यूथ्स में ज़्यादा है, गेन ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का जो स्टैमिना होता है, पावर होता है, वो यूथ्स के पास ज़्यादा होता है। एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैमिना होती है वो हमारे यूथ्स में ज़्यादा होता है। तो जो हमारे यूथ्स हैं वो एक गली गली जाके, नुक्कड़ पे जाके, चौराहे पे जाके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, आप अपने स्टेट के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, आप अपने कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, नेशन के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि यूथ्स में ही एनर्जी है, यूथ्स में ही स्ट्रेंथ है। वो सारे इंफॉर्मेशंस को डिसेमिनेट आप हर जगह कर सकते हैं और साथ में एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। सही, मैंने पहले ही कहा था, एक क्रोनोलॉजिकल एज ही मैटर नहीं करता। इन्फॉर्मेशन हमारे यंगर एज में भी है, एल्डर एज में भी है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन पावर है वो हमारे यूथ्स में है। क्योंकि एक चीज़ और बताना ज़रूरी समझता हूँ, इंडिया इज़ द फर्स्ट एवर नेशन जिसने कुछ प्रोविजंस हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जैसे अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए थे, जिसमें एक आर्टिकल 48A है और दूसरा हमारा 51AG है। ये दोनों हमारे पास एक एज ए ड्यूटी स्टेट को 48 आर्टिकल के तहत और 51AG के तहत ये एक सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सिटीजनशिप में आपका ड्यूटी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। ये नहीं, ये आपका ऑप्शनल ड्यूटी नहीं है, दिस इज द सिटीजनशिप ड्यूटी है आपको, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो नेशन इतना आपके पीछे लगा हुआ है, नहीं जी प्रोटेक्ट करना है, तो ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? ये हमारे यूथ्स पे होगा, ये हमारे यूथ्स इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे यूथ्स एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए यूथ्स का जो रोल बनता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हम अपने घर पे किसी बुजुर्ग को खांसते हुए देखते हैं तो तकलीफ तो होता है, लेकिन क्या हम एज ए यूथ 1 साल में एक भी प्लांट लगाते हैं? ये मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। तो यूथ्स को जागने की ज़रूरत है। आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग को उस तकलीफ़ में तो देखते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि मैं जब बुज़ुर्ग हो जाऊंगा मैं भी वही हाल? क्योंकि हम पोल्यूशन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर मेटरलिस्टिक हम कहते हैं, कितना हमने पोल्यूशन किया, तो वो सब चीज़ें देख के हर दिन में एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्टिविटी भी करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सर होता बिल्कुल है। तो पॉजिटिव अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हम अगर बात करें सर यूथ्स वॉलंटियरिंग का अगर बात करें तो, और साथ ही साथ इसमें कल्चरल रिवाइवल या लीडरशिप की बात करें तो क्या इसको कैसे डिफाइन करें सर? यकीनी बात है, वॉलंटियरिज्म की अगर बात करते हैं तो हमें जब भी कोई जॉब ऐसे मिल जाता है या आप अपने प्रोफेशन के साथ बिज़ी हो जाते हैं तो आप सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ ही जुड़े रहते हो। तो सिंपल सा एक चीज़ है, एक गाय का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सिंपली एक गाय का बच्चा होता है, वो भी अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश करता है, बड़ा करता है, हो गया, ठीक है। लेकिन हम अगर एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपने बच्चे तक महदूद रहेंगे, हम लोग, हमने अभी बच्चे पैदा किए, हमने बच्चे को परवरिश जैसे दे दिया, बड़ा कर दिया, उसके बाद हम अपने सोसाइटी में कोई भी वॉलंटियरिज्म नहीं करेंगे। हम अपने सोसाइटी में जाके दूसरे लोगों के बच्चे जो आपसे मे भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में होगा, मे भी कोई नीडी होगा, अगर उस तरफ नहीं जाके आप सिर्फ अपना करते हैं तो आप जो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा, जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग का दर्जा हमें मिला है, तो आपको अपने आप को रिट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या हम ह्यूमन बीइंग है, क्या हम
वो कहते हैं ना कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो वॉलंटियरिज्म आप कहाँ जाएंगे? आप अवेयरनेस देने जाएंगे, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर अवेयरनेस देने जाएंगे। अब स्किल सेक्टर से क्या क्या हो सकते हैं वो सब चीज़ें अवेयरनेस देने जाएंगे। अब ये ना सोचे कि मेरा जॉब तो सिक्योर है, मेरा अपना प्रोफेशन सिक्योर है, मुझे दूसरों से क्या मतलब? जब तक ना एज ए यूथ आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका नेशन में प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके पास एनर्जी है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज़ील है, आपके पास इंथ्यूसिज्म है, आपके पास डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है। इंफॉर्मेशन ही काफ़ी नहीं, आपके पास ये सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है। और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं तब तक ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो वॉलंटियरिज्म तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत। खासकर अगर द्रास की बात करें सर, किस तरह देखते हैं यूथ्स के अंदर किस तरह का वॉलंटियरिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, या आप किस तरह देखते हैं पिछले कहीं टाइम से आप यूथ के साथ जुड़े हुए हो, तो आप कैसे बयां कर सकते हैं? मैं जैसे द्रास में देखता हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड ही है, वो भी अपने स्टूडेंटशिप में ही है अभी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। कभी कुछ बच्चों को असेंबल करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में ले जाके काउंसलिंग करते हैं, किसी रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं वो लोग। उसी तरह नेचर ट्रायल में भी मैंने देखा है, भाई उनको क्या है ब्राउन बियर को बचाने का, है ना, उनसे क्या दोस्ती है उनकी, लेकिन वो अवेयर है ऑलरेडी, वो जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम ऐसा कहते हैं, मैं बार बार हर जगह कहता हूँ कि बालू आज हमारे घर पे आया। मैं आज भी कहता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में कहूँगा, मैं कहता हूँ बालू हमारे घर नहीं आया है, बल्कि हम उनके घर चले गए हैं। बिल्कुल, ये याद रखें, हम उनके घर गए हैं, वो हमारे घर नहीं आए हैं। तो अगर किसी को इसमें ये चीज़ देखना है कि कैसे, भाई आप खुद सोच लो, हमारे घर कहाँ थे पहले, आज हमने कहाँ पहाड़ों पे घर बना दिया है। सिर्फ घर ही नहीं, हमने उनके इकोसिस्टम्स को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया, जिसको हम हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन या हैबिटेट कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। हमने रोड्स बनाया, हमने अपने रिवर कनाल्स बनाए, हमने डिफरेंट जगह पे हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी किया। तो उनका जो सिस्टम था एक्चुअली हमने ख़राब कर दिया, उनका जो इकोसिस्टम था उसको हमने बिल्कुल भी रिड्यूस कर दिया उनके साइज़ को, जिसकी वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। वहाँ पे उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, रिसोर्स उसको मिला नहीं, उसके सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्स थे हमने डैमेज किया, हमने डिस्ट्रॉय किया। तो ओबियसली ये एक नेचर है, नेचुरल फैक्ट है कि जब भी कोई जानवर, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है तो वो अपने आप को लास्ट कोशिश करता है कि सर्वाइव करे। तो जब ये बालू है, इसके पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, तो अपने विसिनिटी में देखा, तो अपना विसिनिटी क्या है एक्चुअली, ये विसिनिटी उसी का था जहाँ पे हमने एनकरेजमेंट किया एक्चुअली। जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, जरूरी ये, इसलिए जब तक आप बालू को नहीं बचाते हैं तो आप नेचर को नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हम भी बालू पे हैं। इसका एग्जिस्टेंस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़्यादा अच्छा है। और जो यूथ्स नेचर ट्रायल के नाम से कर रहे हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ मैं, इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो एक दूर अंदेशी होकर 10 साल के बाद क्या होगा, 50 साल के बाद उनके बारे में सोच रहे हैं। वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेचर के लिए कर रहे हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे द्रास में या बाकी सेक्टर्स में भी है, तो कर रहे हैं। उन रोल्स के लिए मैं सल्यूट करता हूँ। सर बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने कहा। सर प्रोफेसर सज्जाद साहब, एज ए इन्वायरमेंटल साइंस की हिसाब से अगर बात करें तो द्रास जो है आने वाले टाइम में, खासकर टूरिज़्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस पे दिन में दिन जो है काफ़ी बढ़ावा देखने को मिल रहा है, विंटर टूरिज़्म हो या समर टूरिज़्म हो। तो एज ए इन्वायरमेंटल साइंस आपकी क्या सुझाव रहेंगे सर? देखिए एब्रप्टली टूरिज़्म बढ़ेगा तो वो भी तो प्रॉब्लम है हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, तो किस तरह देखते हैं सर इस चीज़ को? यकीनन टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि इससे अगेन हमारे यूथ्स भी जुड़े हुए हैं, या डिफरेंट एज स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे लाइवलीहुड का भी, बहुत सारे सेक्टर्स में लाइवलीहुड का ज़रिया भी है। बिल्कुल। लेकिन टूरिज़्म के साथ एक और कॉन्सेप्ट है, हम जिसे इको टूरिज़्म कहते हैं। जब भी कोई टूरिस्ट आता है हमारे पास, हमें अगेन
जब भी किसी नेचर के किसी कंपोनेंट को बचाने की बारी आती है तो सिर्फ एक गवर्नमेंट पे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, उसमें आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो जो भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, हमें अवेयरनेस के थ्रू, हमें डिफरेंट लॉज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, हमारा नेशन फॉर्चुनेटली, जैसे हमारे पास एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 है। हम उनको बता सकते हैं भाई अगर एयर पोल्यूशन सर आप यहाँ पे आके करते हैं तो ये प्रोविजंस है हमारे पास, इसके तहत आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, आपको फाइन किया जा सकता है। इसी तरह वाटर अगर पोल्यूट करते हैं, ऐसे ही हम किसी को नहीं वाटर पोल्यूट ना करो सर, तो उससे सर हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974 है हमारे पास। अगर वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहा है सर, हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारे पास। सर अब फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है हमारे पास। और आल एक अम्ब्रेला एक्ट भी हमारे पास, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी हमारे पास है। ये सारे प्रोविजंस हमारे पास हैं। पहले उनको वॉलेंटरीली हमने बताना है सर प्लीज़, ये हमारा इकोसिस्टम जो है बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हमारा लद्दाख की अगर बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है। तो आप अपना रोल करेंगे प्लीज़, हमें जो भी उसके साथ इस गाइड बन के जाएंगे उसको भी हमने पहले अवेयरनेस देना पड़ेगा। भाई अगर आप इस सिस्टम को डिमेज करते हैं तो 10 साल 20 साल के बाद ये टूरिज़्म ख़त्म होगा। टूरिस्ट क्या देखने आता है? टूरिज़्म वाइल्डरनेस के लिए आता है, नेचर को देखने के लिए आता है, स्प्रिंग्स को देखने के लिए आता है, वाइल्ड फ्लावर्स को देखने के लिए आता है। जब हम उसको सिर्फ टूरिस्ट बना के लाएंगे, बाकी इको टूरिस्ट नहीं करें, इको टूरिज़्म की तरफ नहीं जाएंगे, तो 10 साल 20 साल के बाद ये चीज़ें ख़त्म होने जाएगा। इसलिए हमें जो भी हमारे पास टूरिस्ट्स आते हैं, टाइम टू टाइम हमें उनको अवेयरनेस देना पड़ेगा। एक तो वॉलेंटरीली हमें देना पड़ेगा अवेयरनेस, और दूसरा हमें ये ऑप्शनल है आपके पास। भाई ऐसे आप जाएंगे, आप जो है मिडोज पे, ग्रासलैंड पे, या हमारे नेचर जो भी नेचुरल इकोसिस्टम से उन पे आप अननेसेसरीली व्हीकल्स प्ले नहीं करेंगे। वो सब चीज़ें अवेयरनेस देंगे, और साथ में प्यार से बता भी सकते हैं सर हमारे इंडिया में ये कानून बना हुआ है, अदरवाइज ये प्रोविजंस है हमारे पास, इनके थ्रू वो चीज़ें हो सकती है। हमें बताना नहीं, हम करेंगे, हम बोल सकते हैं ये चीज़ें लॉ में प्रोविजन है। बिल्कुल प्यार से, थोड़ा सा वो डर भी लगेगा ना कि भाई ये चीजें हैं, जो चीजें करना प्यार से कम्युनिकेट करना। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स ने पहली बार सुना होगा हमारे ये खासकर आर्टिकल्स को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, खासकर वाइल्ड लाइफ एक्ट को लेके। आखिरी सवाल रहेगा सर कि एक यूथ का, आप बहुत ही अच्छी बातें की, खासकर आपने कम्युनल हार्मनी में कितना एक यूथ का रोल रहता है। और जाते जाते यही कहेंगे कि हेल्थ और अवेयरनेस, और लास्ट में यही रहेगा सर सवाल, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर रेडियो द्रास के माध्यम से, खासकर ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है इसकी भी यही कोशिश रहेगी कि यूथ्स को एम्पावर करना, मोबिलाइज करना। सबसे पहले आपने कम्युनल हार्मनी की बात की। ओबियसली जो हमारा नेशन है फॉर्चुनेटली एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, ये एक अपनी खूबसूरती है इंडिया की। इसमें बहुत सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर में जाते हैं। ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब चीज़ों में एक दूसरे के साथ मिल के जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से कुछ इश्यूज अराइज हो जाते हैं, जो एक छुपी बात नहीं है, हो जाता है। सभी रिलीजन्स में, सभी सेक्ट्स में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। तो उन चीज़ों को ऐसे नरेट किया जाता है कि माइंड में ऐसा डाला जाता है, हाँ उसने ऐसा किया होगा तो ऐसा किया होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को अगर हम डिलीट करके देखेंगे, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो यूथ यहाँ पर, क्योंकि यूथ एक ऐसा मीडियम है जो हिंदू हो मुस्लिम के घर में जाएगा, मुस्लिम हो सिख के घर में जाएगा, सिख हो क्रिश्चियन के घर में जाएगा। मेजॉरिटी में ऐसा देखा गया है, फ्रेंडशिप सर्कल होता है। तो वहाँ पे यूथ का रोल बनता है। जो हमारा भाईचारा है, जो हम जिस खूबसूरत कंट्री में रहते हैं जिसमें बहुत सारे मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्वल सब चीज़ें हैं, तो उनमें एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना है कि जो कॉमन चीज़ है हमारे लिए, कॉमन चीज़ों को शेयर करें, डिफरेंसेस को आप अवॉइड करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस हमेशा अवॉइड करें, किसी भी सेक्टर में जाके देखो, डिफरेंसेस अवॉइड करेंगे, प्रोग्रेस होगा, प्रॉस्पेरसली हम आगे जा सकते हैं। डिफरेंसेस को लाएंगे, डिवीजन होगा, डिवाइड हो गए, हम फाल होगा, हमारा नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगा। उसमें यहाँ पर आपका यूथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें। क्योंकि यूथ्स का माइंड क्या होता है, एक वाइट बोर्ड की तरह होता है जिसमें कुछ भी लिखो वही लिखा जाता है। रेड लिखो तो रेड लिखो, ग्रीन लिखो तो ग्रीन लिखो। अब आप लिखेंगे ब्लैक लिखेंगे तो ब्लैक होगा। तो इसलिए मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ
तो ग्रीन ही लिखें आप हमेशा, अच्छा ही बिल्कुल। लिखें तो अच्छा ही आगे होगा। तो क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं हम यूथ्स, तो इसलिए सा कम्युनिकेशन हम अच्छा करें तो नरेशन भी आपका आगे अच्छा होगा। यकीनी बात है, हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेशन है हमारे जॉब्स को लेकर, तो यकीनी बात है कहीं न कहीं यूथ्स उस तरफ जाता है हुँ, कि ड्रग्स की तरफ या बिल्कुल सर। बाकी नशे करने लगते हाँ, हैं। बहुत कुछ। तो इसलिए यूथ्स हमारे पास आप जो है अपने फिज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन रखने के लिए आप जिम सेंटर चले जाइए। हमारे पास यहाँ जैसे क्रिकेट या बाकी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, आप हुँ, उसकी तरह अपने आप को ज़्यादा एंगेज करें, क्योंकि उनमें जब एंगेज होंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को आइडल रखेंगे, बिल्कुल बेले रखेंगे, तो आपको कभी सिगरेट पीने का मन करेगा, हुँ, कभी फिर बाकी जो ड्रग्स की तरफ तरह-तरह चले चीज़ें, जाएँगे। बिल्कुल। इसलिए अपने आप को एंगेज करो, क्योंकि शायद इस्लाम भी यही कहता है कि रुका हुआ पानी गंदा होता है, चलता हुआ साफ़ होता है। साफ रहता है। इसलिए आप अपने आप को हमेशा चलाते रहें, अपने माइंड को बिज़ी रखें, पॉज़िटिव पॉज़िटिव चीज़ों में बिज़ी रखें, क्योंकि आप डल रहेगा, आप सोचना बंद कर देंगे, तो आप सिर्फ़ एक मॉर्फ़ोलॉजिकली आपको एक यूथ कह सकते हैं, इटर्नली आपको हम यूथ्स नहीं कह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप में वो एनर्जी होते हुए आपने एग्ज़ीक्यूट नहीं किया। तो होपफुली आप जो है अपने आप को एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में स्टीयर करेंगे। यही मैसेज रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो द्रास 90.4 एफ़एम के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बातें की ख़ासकर यूथ्स को लेके सज्जाद साहब ने, और यही कहा कि डायरेक्शन के साथ आपका डायरेक्शन जो है सही होने चाहिए, और बहुत सारे ख़ासकर एजुकेशन में स्किल, कैसे अपने स्किल को एम्पावर करना है, या कैसे आप अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस को लेके काफ़ी सज्जाद साहब ने बातें की। तो उम्मीद करेंगे आज का जो पॉडकास्ट जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कोशिश कीजिए कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। जो भी हमारे पॉडकास्ट रहते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। जैसे मैं एक बार फिर बताते चलूँ, हमारी कोशिश रहती है कि ख़ासकर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको एम्पावर करना, आप तक पहुँचाना, ख़ासकर जो लोकल इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में जो एम्पावर्स किया जाता है, जो बढ़ोतरी होती है, वो रेडियो द्रास के दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।